हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग न्यायपालिका से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहले हमने विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न प्रश्नों को किया है। घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसे देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये जो सीरीज है घटना चक्र की काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ज़रूर देखिए घटना चक्र के प्लेलिस्ट को पूरा देखिए लास्ट तक। एक वीडियो में एक शीर्षक के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनको डाला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहितवाद आया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? एम हिदायतुल्लाह, पी एन भगवती, ए एम अहमदी या फिर ए एस आनंद। तो जब भारत में लोकहितवाद आया तो उस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? पीआईएल जब भारत में आया उस समय कौन थे? तो इसमें से कोई भी नहीं थे। ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्योंकि उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई चंद्रचूड़ थे। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई भी व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी एन भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैन आरा खातून केस में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था। इन्हें जनहित याचिका की मदर ऑफ पीआईएल किसे कहा जाता है? पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। उल्लेखनीय है कि जिस समय पीएन भगवती ने ये याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि जनहित याचिका स्वीकार करने के समय वाई चंद्रचूड़ 20 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक ये रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता क्या है? विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों को हटाना, विधायिका द्वारा न्यायाधीशों का मनोनयन या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। तो राइट आंसर बताइए, न्यायपालिका की कुशलता के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका राजनीतिक संगठन का तीसरा निकाय है। इसका प्रमुख कार्य विधि का शासन तथा संविधान और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में दलीय राजनीति के कारण कार्यपालिका एवं विधायिका की निष्पक्षता संदेहास्पद है। ऐसी स्थितियों में स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है इंग्लैंड की प्रणाली पर, अमेरिका की प्रणाली पर, फ्रांस की प्रणाली पर या फिर ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर? तो भारतीय न्याय प्रणाली किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की प्रणाली पर। भारतीय न्याय प्रणाली काफ़ी हद तक अमेरिका की न्याय प्रणाली से प्रभावित है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की व्यवस्था अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4, न्याय पंचायत कार्य करती है केवल सभी भारतीय राज्यों में, सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में, कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में? तो न्याय पंचायत कहाँ कार्य करती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में। कुछ गांवों की ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत का गठन किया गया है। न्याय पंचायत के संगठन संबंधी नियम राज्यों में पृथक पृथक है। यह कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में ही कार्य करती है। साधारणतः संबंधित ग्राम पंचायतें न्याय पंचायत का चुनाव करती है। न्याय पंचायतें ग्रामीणों के लघु सिविल तथा क्रिमिनल विवादों को सुनती है
तथा निर्णय देती है। निर्णय में वह एक निश्चित धनराशि तक का जुर्माना भी कर सकती है, लेकिन कारावास का दंड नहीं दे सकती है। जो न्याय पंचायत है वो केवल जुर्माना कर सकती है, कारावास का दंड नहीं दे सकती है। ग्रामीणों के छोटे छोटे पारस्परिक विवादों को स्थानीय स्तर पर बिना किसी व्यय तथा परेशानी के हल करना ही न्याय पंचायतों का मुख्य उद्देश्य है। न्याय पंचायत के निर्णय के विरुद्ध साधारणतः अपील नहीं होती है, लेकिन कुछ राज्यों में विशेष मामलों में मुंसिफ अथवा निम्न अदालतों में न्याय पंचायत के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है तथा उपयुक्त अदालतों को उसके निर्णय को निरस्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन या फिर प्रधानमंत्री के अधीन? तो भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जो यह निश्चित करती है कि देश का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा है। न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। यह राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं भी निश्चित करती है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 126 में किया गया है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में उल्लिखित है। तो ये तीनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। 124 में है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान, 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति और 129 में है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका या फिर प्रेस? तो किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र के लिए 3 प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य 2 अंग है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध को कम करने का काम करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष है। जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय जिला जज का न्यायालय है। जिले का सबसे बड़ा फौजदारी न्यायालय सेशन जज का न्यायालय होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की समान विशेषता नहीं है? तो कौन सी एक विशेषता है जो यूएसए और भारत में सेम नहीं है, आपको बताना है। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय या फिर लिखित संविधान? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय भारत और अमेरिका में सेम नहीं है। भारत में इकहरी न्यायिक व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में संघ एवं घटक राज्यों की पृथक पृथक न्यायपालिका है, अर्थात दोहरी न्यायपालिका है। प्रत्येक राज्य की न्यायपालिका पृथक है, उसका संगठन एवं क्षेत्राधिकार संबंधित राज्य के संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1789 में कांग्रेस के न्यायपालिका अधिनियम द्वारा की गई थी। न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा वर्ष 1803 के मारबरी बनाम मेडिसन विवाद में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण की दृढ़ आधारशिला रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है? अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान या फिर भारत? तो किस देश में जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं है? राइट आंसर है इंग्लैंड। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा ही सर्वोच्च दीवानी एवं फौजदारी अपीलीय न्यायालय है, अतः वहां न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। अपीलीय न्यायालय के रूप में लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है। लॉर्ड सभा की केवल अपीलीय लॉर्ड या विधि लॉर्ड ही उसके न्यायिक कार्यों में भाग लेते हैं।
ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का आधार विधि के शासन का सिद्धांत है। जूरी व्यवस्था ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश न्यायपालिका के अधीन संपूर्ण देश एकरूप न्यायालयीय व्यवस्था का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। संविधान के संरक्षक की भूमिका में, सलाहकार की भूमिका में, देश के न्यायिक क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी की भूमिका में, या फिर अपने रिक्त अधिकार क्षेत्र में। तो राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग अपने मार्क्स को शेयर कर सकते हैं लास्ट में, और अपना फीडबैक भी जरूर शेयर किया करिए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सलाहकार की भूमिका में अमेरिका और भारत की न्यायिक व्यवस्था अलग अलग है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधिक महत्व के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकती है। यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा रखे गए विधिक तथ्य पर उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और साथ ही उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। मूल अधिकारों से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह विचार किसके हैं? जवाहरलाल नेहरू के, डॉक्टर अंबेडकर के, केटी शाह के, या फिर दामोदर स्वरूप सेठ के। तो किसने ये कहा है कि सीमाओं के भीतर तो हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई भी न्यायाधीश अथवा कोई भी न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसका है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय न्यायपालिका के संबंध में ए कृष्ण स्वामी अय्यर का कहना है कि संसार के किसी भी न्यायालय को इतने अधिक विशाल तथा विस्तृत अधिकार प्राप्त नहीं है जितने भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो ये किसने कहा है? कृष्ण स्वामी अय्यर ने। बी ऑस्टिन ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षक कहा है। कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार भारतीय संविधान का भावी स्वरूप बहुत कुछ सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं उसके द्वारा दिए गए निर्देशों पर निर्भर होगा। पायली का विचार है कि अपनी विधिक और व्यापक शक्तियों के कारण सर्वोच्च न्यायालय देश के न्याय क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है तथा देश के संविधान एवं कानूनों का संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 11, न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था स्विट्जरलैंड में, भारत में, इंग्लैंड में, या फिर अमेरिका में। तो जुडिशियल रिव्यू सबसे पहले कहाँ पर प्रतिपादित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन बाद में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा वहां के संविधान के 3 अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इस ऐतिहासिक वाद में दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप अमेरिका की कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों के संविधान सम्मत न होने पर वहां के उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें रद्द किया जा सकता है। अमेरिका से प्रेरित होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग यानी भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या उसे न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यानी कि जितना वो उल्लंघन कर रही होगी उनको शून्य होगी, यानी उनको निरस्त कर दिया जाएगा। अपने अनेक निर्णयों से उच्चतम न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का विस्तार किया है। केशवानंद भारती के बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार अगर संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि या संवैधानिक संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है तो उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या फिर फ्रांस। तो भारत ने जुडिशियल रिव्यू का
प्रिंसिपल किस देश से लिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान द्वारा ली गई है? तो ये यूएसए के संविधान से ली गई है। तो आज हमने न्यायपालिका से जुड़े हुए प्रश्नों को किया। क्वेश्चन नंबर 15 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ पर नहीं है? यूएसए में, भारत में, इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में? तो कहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका के कृत्यों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है और उसके बनाए कानूनों को न्यायपालिका द्वारा अवैध नहीं घोषित किया जा सकता है। वहाँ पर क्या सर्वोच्च है? संसद सर्वोच्च है और उसको अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को। यूएसए में वहाँ के उच्चतम न्यायालय को वहाँ की विधायिका कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को संविधान के उल्लंघन करने की दशा में अवैध घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। यूएसए से प्रेरित होकर भारत में भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। फ्रांस में संवैधानिक परिषद द्वारा वहाँ की विधायिका द्वारा पारित कानूनों पर वहाँ के राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व उनकी संविधान सम्मत होने की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 16, विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्यायिक व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या फिर भारत? विधि की उचित प्रक्रिया, तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली अपनाया गया है, जबकि भारतीय संविधान में जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ को अपनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ किस संविधान से लिया गया है? तो जापान के संविधान से इसे अपनाया गया है। इस आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच विधायी संस्था की विधि निर्माण क्षमता के साथ साथ इस आधार पर भी कर सकता है कि वह कानून की उचित प्रक्रिया के शर्तों को पूरा करता है या नहीं। अर्थात यदि वह कानून प्राकृतिक न्याय के कुछ सामान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यही कारण है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से अधिक है, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसी विधि को असंवैधानिक तभी घोषित कर सकती है जब विधायिका के विधि निर्माण क्षमता के व्यवहार हो। भारतीय न्यायपालिका किसी विधि को अपनी उचित अनुचित धारणाओं के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। तो आज हमने न्यायपालिका से जुड़े हुए प्रश्नों को देखा और आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप लोग अपने मार्क्स को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं जनमत से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो प्रेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।